हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। टॉपर्स टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है ये महात्मा गांधी और जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने किए, उसके ऊपर होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे और ये कुछ मिनटों की वीडियो गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे जाएगी। और मैं वादा करता हूं कि वनडे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप कुछ देर तक इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि हाँ, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं जो एक वनडे एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो। बस थोड़ी देर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लुसेंट को पढ़ने की, ना ही कोई दूसरी किताब पढ़ने की, अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे की जो भी सारी चीजें हैं, इसके अंदर सब कुछ है। मतलब जब से महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे, अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, फिर वो जब लौट के आए थे, फिर देखिए क्या क्या हुआ था। देखिए, 2 दशक विदेश में रहने के बाद 1915 में, ठीक है, 2 दशक विदेश में रहने के बाद 1915 में गांधी जी मातृभूमि वापस लौटने पर भारत और 1893 से अपेक्षाकृत भिन्न पाया। मतलब 1893 से जब वो भारत वापस आए 1915 में, तो उन्होंने 1893 में जो भारत छोड़ा था, जो 1893 में भारत छोड़ा था, उससे भारत को भिन्न पाया। किस चीज में भिन्न पाया? भारत अब राजनीतिक रूप में अधिक सक्रिय था। मतलब अनेक पार्टियां बन रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे वो कोई और दल हो गया, चाहे वो सोशलिस्ट दल हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वगैरह हो गया, ये सारे दल हो गए थे। ये मतलब गांधी जी ने देखा कि हाँ, ये चीज अलग अलग हो गई है। 1905 से लेके 1907 में स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। मतलब 1905 में जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, तो बहुत सारे नेता जो अपने स्वदेशी नेता थे, वो लोग, उन लोगों का जन्म हो गया। उन लोगों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद की बात क्या करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, मतलब जो बाल गंगाधर तिलक जिनको उग्र नेता कहा जाता था, महाराष्ट्र के थे वो, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ के निवासी थे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे। तो महाराष्ट्र है ये, ठीक है, क्यों? मराठी थे वो, मराठा। उन्होंने एक अखबार भी निकाला था, पंजाब केसरी भी निकाला था उन्होंने। बंगाल के बिपिन चंद्र पॉल और पंजाब के लाला लाजपत राय, मतलब ये तीनों, बाल गंगाधर तिलक बाल, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि लाल, बाल और पाल को किस नामों से जाना जाता है। तो इन तीनों के नाम लाल, बाल और पाल थे। वर्ष 1917 से 1918 से चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के तौर पर उभर कर सामने आए जिसमें गरीबों की के लिए बेहद हमदर्दी थी। मतलब जो चंपारण आंदोलन हुआ था, जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो अहमदाबाद आंदोलन हुआ था 1917 से 1918 में, उसमें जो गांव के ग्रामीण थे उनसे रिलेटेड ये आंदोलन था। चंपारण की महिलाएं वगैरह थी, जिसमें गांधी जी ने बहुत ही उन लोगों की मदद की, गांधी जी ने उनका आंदोलन आगे बढ़ाया। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान। मतलब जो रॉलेट एक्ट था, देखिए मैं इसमें आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान, दुकान, स्कूलों आदि का बंद होना। इस एक्ट का मतलब था ना दलील, ना अपील, ना वकील। मतलब बिना दलील और बिना वकील और बिना अपील वाला ये जो रॉलेट एक्ट था, जिसको काला कानून भी बोला गया था, ये इसको रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना, अंग्रेजी ब्रिगेडियर द्वारा राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मरे। 400 से अधिक लोग मरे, ये तो एक रिपोर्ट के मुताबिक है, बाकी तो जाने हजारों लोग मरे हैं इसमें। जो जलियांवाला बाग था, उसमें जो एक मीटिंग कराई जा रही थी, जो देश के जो नेता थे, देश के जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो मीटिंग कराई जा रही थी, वहां पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। तो एक बहुत बड़ा भीषण एक खूनी संग्राम हुआ। सातवां, रॉलेट एक्ट से गांधी जी एक सच्चे समर्पित राष्ट्रीय नेता बन गए। मतलब रॉलेट एक्ट के बाद इस गांधी जी एक सच्चे नेता बन गए। खिलाफत आंदोलन जिसे कहा जाता है, 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। जो खिलाफत आंदोलन था वो भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व करा था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। इस आंदोलन की मांगे थी
ऑटोमन साम्राज्य के तमाम इस्लामी पवित्र स्थानों पर खलीफा का कब्जा कायम रहे। मतलब खलीफा जो तुर्क का या वहाँ का एक खलीफा एक पदवी होती थी, वहाँ का जो नवाब या वो वहाँ का सुल्तान को खलीफा बोला जाता था। तो उसके जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे कायम रहे, तथा जजीरात उल अरब इस्लामी प्रभुत्ता के अधीन रहे। मतलब उनका जो इस्लाम के अधीन रहे, उनकी जो सारी चीजें थी, ये चीजें कही गई थी। ठीक है, दूसरी बात पे आ जाते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन। इस आंदोलन की मांगे थी ऑटोमन साम्राज्य के इस्लाम, जो तो हम लोगों ने पिछले पढ़ी दिया है। 1922 तक आंदोलन का केवल व्यवसायिक और बुद्धिजीवियों तक ही सीमित ना रहकर जन आंदोलन बन गया। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1921-1920 के आसपास, तो ये केवल व्यवसायिक एवं बुद्धिजीवियों तक सीमित ना रह के जन आंदोलन बन गया। मतलब ये सभी लोगों के अंदर इस आंदोलन की भावना आ गई। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। मतलब पहले 1857 का जो भीषण विद्रोह हुआ था, जिसको आंदोलन कहेंगे या जिसको क्रांति भी कह सकते हैं, उसके बाद ये 1922 का ये पहला ये एक आंदोलन था जिसको असहयोग आंदोलन कहा गया। ये उसी के प्रकार का आंदोलन हुआ था। फरवरी 1992 में किसानों के एक समूह गोरखपुर के नजदीक 1922 होगा, माफ कीजिए यहाँ पे 92 नहीं होगा, 1922 है ये। ठीक है, गोरखपुर के नजदीक चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले मारे गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। मतलब चौरी चौरा एक जगह है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, वहां पे वहां के गांव के लोगों ने वहां पर आग लगा दी और कई पुलिस वाले उसमें मारे गए, जिससे गांधी जी ने हताश होकर यह आंदोलन बंद कर दिया। 1922 तक गांधी जी एक जननेता बन गए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने एक नई दिशा दी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्ग और आंदोलन में शामिल किया। मतलब सभी लोग, चाहे छोटा दल हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे मध्यम वर्गीय हों, सभी लोग उनके आंदोलन में शामिल हुए तथा अपनी पहचान बनाई। उनकी कार्यशैली, पहनावा और संगठन क्षमता से भारतीय एवं सुचिंतक बना लिया। लोगों ने उन्हें अपने दुखों को हरने वाला मान लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। चरखे का महत्व ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को महामंडित कर गया। मतलब चरखे का उन्होंने, खादी का इस समय बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया कि हम अपने आप ही स्वदेशी का भी नारा दिया गया, हम अपने आप ही कपड़े बनाएंगे, विदेशियों के कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की मांग की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। जनवरी 1930 का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब 1930 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, 1930 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये झंडा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 1930 कांग्रेस अधिवेशन में ये झंडा फहराया गया। अब 1930 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कौन सा अधिवेशन था ये देख लीजिए आप लोग। 1930 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें झंडा फहराया गया। ठीक है, 12 मार्च 1930 में साबरमती से समुद्र की ओर दांडी मार्च द्वारा गांधी जी को अपने अनुयायियों के साथ आरंभ किया गया। मतलब 12 मार्च 1930 से साबरमती से समुद्र की ओर दांडी मार्च, मतलब नमक कानून तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात पे आ जाते हैं। बस थोड़ी देर की और वीडियो बची है, बस गांधी जी के बारे में सारी चीजें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय था। इस आंदोलन में चलते गांधी जी दुनिया की नजरों में आ गए थे कि गांधी जी ये आंदोलन कर रहे हैं। ये पहला राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतें भी इसमें गांधी जी के साथ पैदल यात्रा में, दांडी मार्च में गई थी। अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। मतलब गांधी जी ने उन सबकी नींव हिला दी। दूसरा पॉइंट है 1931 में गांधी इरविन समझौते पर सहमति। गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी 1931 में। इस दौरान ही भगत सिंह को फांसी हुई थी, जैसा कि आप सभी लोगों को याद है। गांधी इरविन समझौतों की बात हुई थी। इरविन ने गांधी जी से कहा था दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय हमें भारतीय सैनिकों की जरूरत होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, सारे कैदियों को रिहा, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति, ये गांधी जी की मांगे थी। जो आपके सामने ये सारी मांगे रखी, गांधी जी ने ये सारी मांगे की थी कि नमक कानून, नमक बनाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई, ये दोनों की तरफ से ये सारी मांगे हुई। 1931 में अंततः दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। सम्मेलन के किसी नतीजे पर ना पहुंच पाने के कारण गांधी जी का खाली हाथ भारत लौटने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। मतलब गांधी जी ने वहां मांगे रखी, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन उनकी मांगे अस्वीकार कर दी गई। 1931 में फिर गांधी जी खाली हाथ लौट आए भारत में।
भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन जो लगभग 1940-1941 के बीच 42 के बीच में 1942 के बीच में जो सबने भारत छोड़ो आंदोलन आया था। गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं, गांधी नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वतः स्फूर्त तरीके से युवाओं के भारी मात्रा में हितकारी जैसे जयप्रकाश नारायण द्वारा भूमिगत प्रतिरोध चलाया गया, भूदान आंदोलन वगैरह चला गया, भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन चला गया, माफ कीजिए। सतारा, मिदनापुर और बल्लिया जैसे स्थानीय सरकार की स्थापना की गई, यहाँ पे स्थानीय सरकारों की स्थापना कर दी गई थी। 1935 का नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, जिसके जो हमारा लगभग 70% हमारा संविधान इसी एक्ट से बना हुआ है, जो 1935 का जो एक्ट बना हुआ है। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 1939 में इस्तीफा, क्योंकि कांग्रेस की स्वतंत्रता देने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल इलाकों में स्वायत्तता की मांगों का प्रस्ताव किया, मतलब जो जो मुस्लिम वाले इलाके थे वहां पर उनकी मांगे स्वीकार कर ली जाएं। इस प्रकार से ये सारी चीजें हुई थी। नई बात पे आते हैं कि क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला सही अर्थों में जन आंदोलन था। मतलब क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण गांधी जी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है, और इसमें सही में ये जन आंदोलन था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया किंतु असफल रहा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जो संविधान सभा का गठन करने आया था, संविधान की चीजें देखने आया था, वो असफल रहा। 16 अगस्त 1946 को दिन जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग, समर्थन एवं प्रतिकारी दिवस के रूप में उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हुआ। मतलब जो जिन्ना थे उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, और पाकिस्तान की मांग के समय वहां खूनी संघर्ष होने लगा कि लोग नहीं अलग होना चाहते थे पाकिस्तान की मांग से लेके, लेकिन उन्होंने इसकी मांग की। 1947 में बावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। उनके द्वारा वार्ताओं के अंतिम दौर आहान प्रयासों में विफल स्वतंत्रता के कारण किंतु उनके विभाजन का भी ऐलान किया गया कि दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान डोमिनियन, भारत डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन, ये माउंटबेटन ने कहा। समकालीन स्रोतों पर जैसे गांधी जी के सहयोगी भाषण व लेखन, गांधी जी की आत्मकथा तथा जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड, अखबारों में छपे निजी पत्राचार गांधी जी को समझने में महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत। मतलब गांधी जी को उस समय के पत्रकार द्वारा बहुत आसानी से समझा जा सकता था। अंततः बात करते हैं 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वो युवक और कोई नहीं, नाथूराम गोडसे थे। जबकि गांधी जी ने स्वतंत्र एवं अखंड भारत के लिए जीवन अहिंसक संघर्ष किया तथा देश विभाजित हो गया। देश विभाजित हो गया गांधी जी के इन चीजों के गांधी जी ने भी अनुमति दी थी कि देश को अगर जिसमें सबकी भलाई हो, हम लोग दो देशों का निर्माण लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी के लिए किया, जहां जिन्ना की भी अनुमति थी, गांधी जी की भी अनुमति थी। इस हिसाब से दो देशों का निर्माण हुआ। आगे गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जल्दी से फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए कि आप लोगों की तैयारी कितनी सही हो गई है इन पॉइंटों के बाद। अगर ये पॉइंट आपने दिमाग से पढ़े हैं तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। देख लीजिए, कोई पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। मतलब उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन था उसमें भी ये गए। वहां उन्होंने मजदूर, किसानों एवं भाषा को केंद्र बिंदु बनाया। अपना भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय विशिष्ट वर्गों को आड़े हाथों लिया तथा गरीब भारतीयों का समर्थन किया। उन्होंने सफलतापूर्वक 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में उन्होंने चंपा भी अपने लोगों ने पीछे पड़ा था, तथा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद कपड़े मिल मजदूर का समर्थन किया। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी द्वारा प्रेस प्रतिबंध लगा दिया गया, बिना जांच के कारावास की अनुमति दी गई। आगे चलकर सर सिडनी रोलेक्ट, जो रोलेक्ट एक्ट था, समिति की सिफारिशों के आधार पर कठोर उपयोग जारी किया गया। 1919 में देश भर में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ अभियान रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में आए। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का समर्थन, अंग्रेजों को पूरी तरह असहयोग एवं स्कूल कॉलेज कचौरियों का बहिष्कार किया कि हम इन लोगों के स्कूलों में अब नहीं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चौरचौरा कांड हत्याकांड आंदोलन वापस लिया गया। हत्याकांड के बाद आंदोलन वापस लिया गया। गांधी जी एक लोकप्रिय नेता के होने के कारण आप लोगों की तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे और इसी तरह की भाषा बोलते थे। ये गांधी जी और जो आम जनता थी उनके बीच समन्वय स्थापित करने का बहुत अच्छा एक नजरिया था गांधी जी का, कि अगर हम उनके जैसे ही रहेंगे, उनकी जैसी बातें करें तो वो लोग हमारी बातों में हमारी बातों को स्वीकार करेंगे, हमारी बातों को मानेंगे। इसलिए इसके हिसाब से गांधी जी ने ये सारी चीजें की।
आगे की बात कर लेते हैं, बस ये लास्ट पेज है। ये एक पेज देखने के बाद गांधी जी एक लोकप्रिय नेता होने का नाम लोग, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी अपना ध्यान रचनात्मक कार्य जैसे चरखा एवं लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुसलमान एकता, छुआछूत को समाप्त करने में लगाया। ये तो आपको पता ही है। 1928 में साइमन कमीशन गांधी जी की राजनीतिक पुनः प्रवेश। जब साइमन कमीशन आया था तो लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी उनके किसी आंदोलन में, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हुए। 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1930 में डांडी मार नमक कानून का उल्लंघन। ये क्विक पॉइंट है जो ये पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। देश के विशाल भारत में भाग में वन कानून का उद्घाटन, फैक्ट्री कामगारों का हड़ताल, जो वकीलों का ब्रिटिश आंदोलन, अदालतों का बहिष्कार, विद्यार्थियों का सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 1930 में गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का बहिष्कार किया, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1931 में इरविन समझौता, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1937 प्रांतों के चुनाव, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेसों की सरकार थी, बाकियों में कुछ स्थानीय सरकार थी और मुस्लिम लीग की भी सरकार थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, कांग्रेस मंत्रिमंडलियों का इस्तीफा। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग की गई 1940 में, जिसको पाकिस्तान डोमिनियन कहा गया। 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक संघीय व्यवस्था पर राजी करने में असफलता, बंगाल विभाजन, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सांप्रदायिक दंगे भी इसी के कारण हुए थे। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ क्विक पॉइंट थे। आशा करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। कृपया इस वीडियो को 2-3 बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आगे चल के हम आपको इसी प्रकार की वीडियो देते रहेंगे। और अभी थोड़ा सुबह सुबह मैं ये वीडियो बना रहा था, अब मैं इसको शाम को अपलोड करूंगा। और अगर अभी सुबह सुबह ठंड भी लग रही है तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, अगर कोई भी इसमें गलती हो रही हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। आगे से आपको अच्छी वीडियो मिले करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।